हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसमें जाइलम और फ्लोएम हमें अध्ययन करना है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू को जैसे हमने बताया था कि इनकी उत्पत्ति जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से होती है, और एक ये सारी जो कोशिकाएं यदि इसकी उत्पत्ति जो है ये इसमें अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो मिलकर के एक ही प्रकार का उत्तक बनाती हैं और एक ही काम परफॉर्म करती हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो जाइलम जो था, जाइलम जो है पानी के संवहन का काम करता है, यानी कि जल का ट्रांसपोर्ट करता है रूट से पानी को लेकर के प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ तक उस जल को पहुँचाता है। अब दूसरा जो इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम जो है ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है, और भोज्य पदार्थों का संवहन यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भोज्य पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को पहुँचाता है। और फ्लोएम को हम डिफरेंट नेम से, यानी कि फ्लोएम जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, अलग अलग जो इसके घटक होते हैं उनसे मिलकर ये बना होता है। फ्लोएम को लैक्टोम या फिर बास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम को लैक्टोम या बास्ट भी कहते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या होता है कि फ्लोएम जो है पत्तियों से संश्लेषित जो भोज्य पदार्थ है उसे ऊपर व नीचे, यानी कि डिफरेंट ऊपर व नीचे जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन डिफरेंट पार्ट्स में इसका ट्रांसफर करता है, यानी कि उनके विभिन्न अंगों में इसे पहुंचाने का काम करता है। तो फ्लोएम में डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे ये मिलके बना होता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू या विश्वांगी उत्तक कहते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम जो है, अब ये फ्लोएम का जो वितरण है, ये इसकी उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है। देखिए, जब हम प्राइमरी फ्लोएम की बात करते हैं तो प्राइमरी फ्लोएम का जो फॉर्मेशन है वो प्रोकैम्बियम से, यानी कि प्राक एधा जो होती है, प्राक एधा से इसका निर्माण होता है, यानी कि प्रोकैम्बियम से इसका फॉर्मेशन होता है, या फिर जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है उससे इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जितने भी वैस्कुलर प्लांट्स होंगे तो सभी वैस्कुलर प्लांट्स में ये हमारा जो फ्लोएम है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे ये क्या काम कर रहा है, भोज्य पदार्थों को संवहन का काम कर रहा है। और जाइलम के साथ ही इसके नजदीक, यानी कि जहाँ जाइलम होगा वहीं पर ये फ्लोएम जो है वो पाया जाता है। और एंजियोस्पर्म की जो रूट्स होती है उसमें फ्लोएम जो है अलग अलग ग्रुप्स में पाया जाता है, जबकि जो स्टेम होती है तो जाइलम के साथ ये कोलेट्रल फूल यानी कि समपार्श्विक फूलों का निर्माण करता है, यानी कि कोलेट्रल फूलों का, समपार्श्विक फूलों का ये निर्माण करता है। तो फ्लोएम तने से बाहर की ओर होती है, और प्रत्येक जितने भी प्लांट्स होते हैं जैसे एपोसाइनेसी, मिल्टेसी, सोलेनेसी, इनमें फ्लोएम जो है संवहन फूल के अंदर होती है। ठीक है, एपोसाइनेसी, मिल्टेसी और सोलेनेसी में जो फ्लोएम होता है वो कहाँ पे होता है, अंदर की ओर होता है, बट जनरली फ्लोएम जो है तने में बाहर की ओर उपस्थित होती है। ठीक है, और अंतर इसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं, यानी कि इंटरनल फ्लोएम। इंट्राजाइलरी फ्लोएम किसे कहेंगे? तो इंटरनल फ्लोएम या फिर इंट्राजाइलरी फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम इनसाइड जाइलम। फ्लोएम इनसाइड जाइलम, यानी कि जो फ्लोएम है जाइलम के अंदर की तरफ उपस्थित होता है तो उसे हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। जबकि सामान्य रूप से क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है ये कहाँ पे होता है, फ्लोएम आउटर साइड पे प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ उपस्थित होता है। तो इसीलिए इसे जब ये अंदर की तरफ उपस्थित होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम बोलेंगे इंट्राजाइलरी फ्लोएम। तो इंट्राजाइलरी फ्लोएम या आंतरिक फ्लोएम इसे कहते हैं कि ये किसमें पाया जाता है, ये मिल्टेसी, किसमें होता है ये, एपोसाइनेसी,
उपस्थित होता है, ठीक है। और इसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम भी कहते हैं। अब जो अनेक प्लांट है जैसे कुकुरबिटेसी, फ्लोएम जाइलम के भीतर व बाहर दोनों तरफ हो सकता है, इसे बाइकोलेटरल कहेंगे। क्या होगा, अंदर और बाहर। कुकुरबिटेसी में क्या होता है, देखिए जैसे सपोज करो ये हमारा जाइलम है, और फ्लोएम जो है हमारा अंदर और आउटर साइड पे दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अंदर और आउटर साइड दोनों साइड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा कुकुरबिटेसी में है, जिसमें इसे हम बोलेंगे बाइकोलेटरल। बाइकोलेटरल यानी कि बाइकोलेटरल जो है, यानी कि जो जाइलम है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ ये उपस्थित होता है। और ये हमारा कुकुरबिटेसी में यानी कि समद्विपार्श्विक संवहनकूल इसे कहते हैं। जबकि एमरंथेसी निक्टेंथेसी के जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें इंटरजाइलरी, ठीक है। तो सेकेंडरी जाइलम में कहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी निक्टेंथेसी के अंदर और एमरंथेसी में, एमरंथेसी और निक्टेंथेसी, जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में फ्लोएम के आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और इस बीच बीच में जो फ्लोएम के आइलैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम इंटरजाइलरी, देखिए ये इंट्राजाइलरी था, ये इंट्राजाइलरी था, वो है इंटरजाइलरी। ये है इंटरजाइलरी। इंटरजाइलरी का मतलब होता है कि सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में, सेकेंडरी जाइलम के बीच बीच में यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हुई, यानी कि हमारी कैम्बियम बनी, कैम्बियम बनने के बाद में जाइलम और फ्लोएम बनेगा। तो जाइलम अंदर की तरफ बनता है, फ्लोएम बाहर की तरफ बनता है। तो सेकेंडरी जाइलम जब बन रहा है तो सेकेंडरी जाइलम के बनने के साथ साथ में कहीं कहीं पे फ्लोएम के आइलैंड्स यानी कि फ्लोएम भी बन जाता है अंदर की तरफ, तो उसे हम इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। और वो किस में मिलेगा हमें, ये है हमारा निक्टेंथेसी, निक्टेंथेसी के अंदर ये पाया जाता है, यानी कि निक्टेंथेसी में इंटरजाइलरी, देखिए दो हमारा था इसमें, इंटराजाइलरी और इंटरजाइलरी। तो इंटरजाइलरी यानी कि जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में फ्लोएम के आइलैंड्स जो है वो पाए जाते हैं, उसे हम इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं या फ्लोएम के द्वीप कहते हैं। तो ये हुआ हमारा इसका जाइलम का। अब जो हमारे जाइलम है इसका फ्लोएम है, फ्लोएम के जो डिफरेंट अवयव होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्लोएम जो है वो चार टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं उनसे मिलके बना हुआ है। पहला है सीव एलिमेंट, पहला क्या है, पहला है सीव एलिमेंट, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम फाइबर्स, चौथा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये है चार टाइप का, ठीक। चार टाइप के जो
कंपोनेंट्स होते हैं उनसे ये मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो चार टाइप के कौन कौन से हो गए, इसकी जो घटक हैं वो चार टाइप के घटकों से मिलके बना है। सीव एलिमेंट्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। क्या क्या है, सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये हमारे चार तरह के अवयव हैं। अब इनको एक एक करके हम इनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर हमारा यहाँ पे सीव एलिमेंट्स। तो सीव एलिमेंट्स, सीव का मतलब होता है देखिए छलनी। ठीक है, हम क्या बोलते हैं सीव, जैसे चाय छानने वाली छलनी होती है या आटा छानने के लिए हम छलनी का सीव का इस्तेमाल करते हैं। तो वो सीव जो है हमारी पट्टिका के रूप में, यानी कि चालनी तत्व, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, चालनी तत्व, चालनी तत्व कहते हैं इसे हिंदी में, सीव एलिमेंट्स यानी चालनी तत्व। ठीक है, तो चालनी तत्व जो है इसकी हमारी दो तरह की होती है, सीव सेल और सीव ट्यूब। कैसी होती है हमारे इसके अंदर, सीव सेल और सीव ट्यूब। सीव सेल एंड सीव ट्यूब। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की होती है, सीव सेल एंड सीव ट्यूब। तो सीव सेल और सीव ट्यूब की हम बात करते हैं, तो सीव यानी कि चलनी, तो यानी कि ये एकक कोशिकाएं होती हैं जिनमें चालनी पट्टिका नहीं पाई जाती है और चालनी क्षेत्र सभी भित्तियों पर समान रूप से विकसित होती है। यानी कि क्या है ये, एकक कोशिकाएं। क्या होती है, ये एकक कोशिकाएं होती हैं और इनमें चांदनी पट्टिका एब्सेंट होती है, यानी कि सीव प्लेट इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, सीव प्लेट इसमें एब्सेंट होती है और सीव एरिया यानी कि चांदनी क्षेत्र में सभी भित्तियों पर समान विकसित होती है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है यानी कि समान रूप से ये प्रेजेंट होती हैं। चांदनी जो भित्तियां होती हैं यानी कि जो हमारी जो एरिया होता है, चालनी क्षेत्र जो होते हैं, उनकी सभी भित्तियों पर ये समान रूप से विकसित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सीव ट्यूब। तो सीव ट्यूब यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारी सीव ट्यूब्स होती हैं। तो सीव ट्यूब्स ये चालनी कोशिकाओं के ऊपर एक के ऊपर एक व्यवस्थित होने से बनती है। कैसे बनती है, जैसे चालनी कोशिकाएं होती हैं, ये ऊपर ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक जो है ये इस तरीके से ये बनती है, यानी कि एक के ऊपर एक जब ये लगी होती है तो इस तरीके से इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारी जो सीव ट्यूब्स हैं, और एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए डायग्राम यहाँ पे,
ये है कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, सीव प्लेट, ठीक है, और यहाँ ये पैरेन्काइमा। ये है पैरेन्काइमा। देखिए ये जो इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसमें हमारे जो अलग अलग प्रकार के जो अवयव हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो अवयव क्या है, ये देखिए, ये जो हमारी कोशिकाएं यहाँ पे लगी हुई हैं, ये हमारे पैरेन्काइमा के सेल्स हैं, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम मृदुत की कोशिकाएं हैं, ये यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारी सीव ट्यूब्स हैं, ये लंबी लंबी जो है ये क्या है, ये हमारी सीव ट्यूब्स हैं, और ये हमारा यहाँ पे कंपेनियन सेल है, यानी कि कंपेनियन सेल है। और ये हमारी चलनी पट्टिका, ये देखिए ये प्लेट्स हैं, दो सीव ट्यूब, यानी कि ट्यूब के ऊपर ट्यूब जब लगी होती है तो वो हमारी सीव ट्यूब का निर्माण करती है, और बीच बीच में इसमें छलनी लगी हुई होती है, और इस छलनी से ही जो कार्बनिक पदार्थ है वो नीचे या ऊपर है तो उस तरफ वो छल के जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो पट्टिकाएं हैं, यानी कि ये जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स हमारी नलिका के समान होती हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, और चालनी कोशिकाएं दीर्घित व बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं, ये हमारी दीर्घित बेलनाकार होती हैं, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक जो है ये व्यवस्थित होती हैं, और उनकी चौड़ाई 10 से 70 माइक्रोन तक होती है। चौड़ाई कितनी है, 10 से 70 माइक्रोमीटर तक होती है, यानी कि 10 से 70 माइक्रोमीटर तक होती है इनकी चौड़ाई। और एंजियोस्पर्म में की जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उनकी लंबाई 500 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। एंजियो में 500 माइक्रोमीटर तक इनकी लंबाई होती है। कितनी, एंजियोस्पर्म्स में 500 मीटर तक इनकी लंबाई होती है, जबकि कॉनिफर ट्रीज में इसमें 1400 से 4800, यानी कि कॉनिफर्स जो होते हैं, कॉनिफर प्लांट्स जो होते हैं, कॉनिफर प्लांट्स में इसमें 1400 से लेकर के 4800 माइक्रोमीटर तक इनकी जो लंबाई है वो पाई जाती है, यानी कि कॉनिकल ट्रीज देखिए कितने लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। पहाड़ों पे आपको शंकुधारी जो वृक्ष है वो मिलते हैं, और ये कॉनिकल ट्रीज जो है 1400 से लेकर 800, इनकी जो इसमें जो सीव ट्यूब्स होती है, सीव ट्यूब्स की जो लंबाई है वो 1400 से लेकर के 4800 माइक्रोमीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी कॉर्निंग, इसमें ये हमारे सीव ट्यूब्स हैं, इनके बीच में सीव प्लेट यानी कि इसमें चालनी पट्टिकाएं लगी हुई है। तो चालनी पट्टिका जो है ये छिद्र युक्त एक चलनी जैसी संरचना होती है, जिसे हम चालनी पट्टिका या सीव प्लेट कहते हैं। देखिए हर एक इसमें लगी हुई होगी, और यह चालनी क्षेत्र युक्त सरल चालनी पट्टिका या फिर एक से अधिक चालनी क्षेत्र हो सकते हैं, संयुक्त हो सकती है। तो इसे जब हम सेक्शन इसके काटते हैं तो यहाँ पे हमें इसमें पट्टिका यानी कि ऑब्लिक सैप्टा इसमें हमें दिखाई देते हैं, यानी कि तिर्यक प्रकार के जो सैप्टा है, जो पट है वो हमें दिखाई देते हैं। ये देखिए इसमें ये जो हम इसको सेक्शन से जब हम काटेंगे तो हमें ये तिर्यक पट इसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जो हमारी पट्टिका है, इस चालनी क्षेत्र में छिद्रों का व्यास जो है इसमें कितना होगा, 0.5 से कितना है, 0.5 से लेकर के 0.15 माइक्रोमीटर तक होता है। 0.5 से 15 माइक्रोमीटर तक, 0.5 से 15 माइक्रोमीटर तक इनका जो छिद्र है यानी कि जो पोर है वो कितना होगा, इसमें 0.5 से 15 माइक्रोमीटर तक इनका छिद्र होता है, जिसके थ्रू यानी कि चालनी क्षेत्र के थ्रू इसमें यहाँ पे से पट्टिका से चालनी ट्यूब में जो हमारा कार्बनिक सब्सटेंसेस हैं वो पास ऑन होते हैं,
ठीक है। अब है चालनी एरिया। चालनी एरिया के अंदर जैसे चालनी क्षेत्र जिसे हम बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी ये बोला हुआ है कि चालनी की कोशिकाएं जो है ये लिविंग होती हैं, न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है और जीव परंतु केंद्रक रहित होती है, यानी कि लिविंग है सेल्स ये। ठीक है, तो चालनी क्षेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो कैसी है, लिविंग होती हैं, प्रोटोप्लाज्म इसमें होता है बट न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जीव द्रव्य होता है इसके अंदर और छिद्रों में से जीव द्रव्य तंतुओं द्वारा ये जो है कोशिकाओं के जीव द्रव्य के संपर्क में ये रहती है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जीव द्रव्य इसमें पाया जाता है। ठीक है, और चालनी तत्वों की कोशिका भित्ति जो है समीपस्थ जो मृदुत की कोशिकाएं होती हैं उनके साथ में सेलुलोज की जो इसकी प्राइमरी वॉल है उससे ये अटैच्ड होती है। ठीक है, रेशमी स्खलन इसके अंदर पाया जाता है और जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो यहाँ हमें रेशेदार यानी कि फाइब्रिलर दिखती है। तो ये रेशे जो है कोशिका के लंब अनुदैर्ध्य या अक्ष के संपूर्ण समांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये हमारा जो है ये चालनी एलिमेंट्स यानी कि स्लीव एलिमेंट्स कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा कंपेनियन सेल्स। तो कंपेनियन सेल्स जो है क्या है, ये हमारे कंपेनियन सेल्स जो है ये भी विद्युतीय कोशिकाएं हैं जो चालनी नलिका और चालनी कोशिका की पार्श्व भित्तियों से संलग्न है। कंपेनियन सेल्स होते हैं ये पार्श्व भित्ति से चालनी नलिका यानी कि चालनी ट्यूब्स जो होती हैं, सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनसे बीच बीच में ये जुड़े हुए होते हैं, संलग्न रहते हैं और इन्हें मैसरेशन के द्वारा भी चालनी नलिका से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बिल्कुल बीच में जुड़े हुए होते हैं। दोनों साइड से ये बीच में कंपेनियन सेल है, इधर हमारे चालनी वो सीव ट्यूब है, दोनों साइड में सीव ट्यूब है और बीच बीच में हमारे जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो कंपेनियन सेल्स के बीच बीच में जुड़े हुए रहते हैं दोनों तरफ से। तो मैसरेशन से यानी कि उनको रगड़कर भी हम यहाँ से यानी कि मर्सन के द्वारा भी इन्हें हम नहीं अलग कर सकते। और जो सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल की उत्पत्ति हम एक ही जनक से मानते हैं और जनक कोशिका विभाजित होकर दो डिफरेंट टाइप्स की यानी कि दो अलग अलग प्रकार की कोशिका बनाती है। तो एक तो बनती है सीव ट्यूब और दूसरे बनते हैं कंपेनियन सेल। तो इनकी जो पेरेंटल सेल है वो दो टाइप के सेल्स बनाती है यानी कि एक सीव ट्यूब बनती है, दूसरा कंपेनियन सेल बनता है। ठीक है, अब इनमें से छोटी कोशिका सेंचर बनाती है, बड़ी कोशिका चालनी में विभाजित जाती है और कुछ प्लांट्स में छोटी कोशिका फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे एक चालनी नलिका के साथ दो अथवा अधिक जो कंपेनियन सेल्स हैं वो बन जाते हैं। जैसे गाजर के अंदर, तो गाजर में क्या है दो बार डिवीजन हो जाता है जिससे कि कंपेनियन सेल्स अधिक बन जाती हैं। तो जितने अगर जैसे कुछ वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें प्लांट्स की सेकेंडरी फ्लोएम में भी एक सीव ट्यूब के साथ अनेक कंपेनियन सेल्स जुड़ी हुई होती है, यानी कि कुछ एक जो प्लांट्स होते हैं उनमें हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें यानी कि वुडी प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वुडी प्लांट्स का जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है उस सेकेंडरी फ्लोएम में सीव ट्यूब्स के साथ में बहुत सारी कंपेनियन सेल्स यानी कि एक के साथ में कई कंपेनियन सेल जुड़ी हुई होती हैं। तो ये हुआ हमारा कंपेनियन सेल जो है वैसे भी गोलाकार या फिर बहुभुजी हो सकते हैं, यानी कैसे हैं, गोलाकार होते हैं या बहुभुजी होते हैं, गोलाकार या बहुभुजी। ठीक है, सीव ट्यूब से संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट है इसमें सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल की उत्पत्ति सेम जनक से है, यानी कि एक ही जनक से होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आवृत बीजी पादप जो होते हैं यानी कि अनावृत बीजी पादप जो हमारे जिम्नोस्पर्म और टेट्राफाइट्स होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स की जगह हमारी एल्ब्यूमिनी सेल्स होती हैं। किसमें, जिम्नो में
पे जिम्नो और टेरिडो में एल्बुमिनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनकी जगह पे, इनके कंपेनियन सेल्स की जगह पे एल्बुमिनी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ये कोशिकाएं फ्लोएम की निष्क्रिय अवस्था में यानी कि मंडका यानी कि स्टार्च का स्टोरेज करती हैं। तो जब हमारी ये नहीं होती है तो वहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज करती हैं। क्या करेंगे, एल्बुमिनी सेल्स जो है स्टार्च का स्टोरेज करती हैं, स्टोर स्टार्च। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, तो ये जो सीड ट्यूब एवं जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में कनेक्शन लिंक, देखिए सीड ट्यूब के बीच में कनेक्शन लिंक का काम कर रही है और मृदुति की कोशिकाओं के साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब फ्लोएम फाइबर जो है ये जीवित फ्लोएम इसमें पैरेन्काइमा जो है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सबसे पहले ये जीवित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जीवित होती है, मृदुतिकीय होती है और द्विबीजपत्री में टेरिडोफाइटा में पाई जाती है। कहाँ पे होती है, डाइकॉट और टेरिडोफाइट्स, यानी कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है डाइकॉट तथा टेरिडोफाइटा में पाई जाती हैं। डाइकॉट एंड टेरिडो में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स और टेरिडोफाइटा में ये प्रेजेंट होती हैं। एक बीजपत्री पादपों और कुछ द्विबीजपत्री पादपों में फ्लोएम मृदुतक नहीं पाया जाता है, यानी कि मोनोकोट एंड रननकुलस में एब्सेंट होती हैं। क्या होती है, मोनोकोट और रननकुलस में ये एब्सेंट होती है, उनमें नहीं पाई जाती हैं। अब ये कैसी हैं, लंबी, बेलनाकार या बहुफलकी है। लंबी, बेलनाकार या बहुफलकी है। लंबी, बेलनाकार, बहुफलकी है। सिरे संकरे, सिरे इनके सकरे होते हैं। ठीक है, और नुकीले या गोल हो सकते हैं या गोल हो सकते हैं। ठीक, गोल हो सकते हैं इनके। और ये अन्य मृदुतिकी कोशिकाओं की भांति होती हैं, पतली भित्ति होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। भित्ति किसकी बनी हुई है, भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई है। इनकी भित्ति जो है किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थूलित व दृढ़ीकृत हो सकती है कहीं कहीं पे। और द्वितीयक फ्लोएम अरीय व्यवस्थित कोशिकाओं में यानी कि अर्ध कोशिकाओं कहलाती हैं। यानी कि जब हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ में ये अर्ध कोशिकाएं बनाएंगी और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्टोरेज का। क्या काम करती हैं, ठीक है, ये अर्ध कोशिकाएं यानी कि फॉर्म्स सेकेंडरी फ्लोएम रे इनिशियल्स। और काम क्या है, स्टोर स्टार्च, फैट, टैनिन, म्यूसिलेज एंड क्रिस्टल। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका काम स्टोरेज का होता है। तो दीज स्टोर, क्या स्टोर करती हैं, दीज स्टोर स्टार्च, फैट, टैनिन, म्यूसिलेज एंड क्रिस्टल्स। ठीक है, और ये सेकेंडरी फ्लोएम रे इनिशियल्स का यानी कि अर्ध कोशिकाओं का, द्वितीयक फ्लोएम अर्ध कोशिकाएं जो होती हैं उनका ये निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब पढ़ते हैं हम फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर जो है ये प्राथमिक तंतु एवं द्वितीयक फ्लोएम में पाए जाते हैं, यानी कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में उपस्थित होते हैं।
जबकि द्वितीयक फ्लोएम में तंतु के भीतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा प्राइमरी होता है, यानी कि प्राइमरी के अंदर प्राइमरी फ्लोएम में ये पेरिसाइकिल के बाहर होते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम में ये हमारे द्वितीयक फ्लोएम में तंतु के भीतरी ओर पाए जाते हैं। अब इनकी उत्पत्ति जो है तर्क रूपी प्रारंभिक कोशिकाओं से होती है। कहाँ से होती है? तर्क रूपी प्रारंभिक कोशिकाओं से इनकी जो उत्पत्ति है वो होती है। अब इनकी संरचना, ये मोटी द्वितीयक भित्ति युक्त डेड सेल्स हैं। सबसे पहले कैसे हैं? डेड सेल है, मोटी भित्ति युक्त होते हैं, कैसे हैं? ये डेड सेल होते हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर कैसे हमारे डेड हैं, मोटी भित्ति युक्त होते हैं और तीखे सिरे नुकीले। ठीक है, कैसे हैं? नुकीले सिरे, नुकीले सिरे इनके पाए जाते हैं, नुकीले सिरे इनके होते हैं। ठीक है, और इनमें लिग्निन का द्वितीयक भित्ति में इनके यानी क्या होता है? स्थूलन। किसका? लिग्निन का कितनी होती है? लिग्निन का स्थूलन होता है, लिग्निन का स्थूलन होता है और साथ ही इनके बीच बीच में कभी कभी ये पटयुक्त भी हो सकते हैं, यानी कि पटहीन भी हो सकते हैं, पटयुक्त भी हो सकते हैं। पटहीन ऑब्लिक पटयुक्त। ठीक है, पटहीन हो सकते हैं या पटयुक्त हो सकते हैं। और तरुण तंतु जीवित होते हैं, परंतु मैच्योर जब होने लगते हैं तो ये सारे के सारे निष्क्रिय हो जाते हैं और ये डेड होते हैं, यानी कि मैच्योरेशन पे ये जो हमारे तंतु होते हैं ये हमारे डेड होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और अनेक पादपों में उपस्थित फ्लोएम रेशे व्यावसायिक स्तर पर, यानी कि जूट के जैसे जूट है, वाइनम है या मोटे कपड़े रस्सियां बनाने के लिए इनको उपयोग में लाया जाता है। तो ये हमारा हो गया फ्लोएम फाइबर्स। इसके अलावा कुछ पादपों में चांदनी नलिकाओं से जुड़े हुए कुछ ट्रांसफर सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी मृदुत कोशिकाओं की तरह ही होती हैं और इनका काम जो है यानी कि संवहन के लिए स्थानांतरण कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में ये उपस्थित होती हैं और ये कोशिकाएं प्रत्येक अंग में पत्तियों की शिराओं व शिराओं के दोनों सिरों पे पाई जाती हैं, जैसे मटर के अंदर है, फेसिलस के अंदर है। और इसके अलावा अनेक प्लांट जैसे भ्रूण है, जलरंध्र है, कसकटा की चूस्ताओं में ये उपस्थित होती है, स्त्राविरोम भी पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लोएम ऊतक, यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो कंप्लीट हुआ।